Hi nurses, Navkiran this side. As you know me, I prepare nurses for NCLEX RN and REXPN. आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रही हूँ यूजुअली नर्सेज को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है और वो है डिफरेंस बिटवीन अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिसीज़। एक बार सुनने में दोनों डिसीजेज जो हैं वो सेम ही लग सकती हैं, लेकिन अगर गहराई से देखें तो इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस जो है वो होता है। अब प्रॉब्लम तब होती है जब आप एनक्लेक्स आरएन अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें अनफोल्डिंग के स्टडी में आपको डायग्नोसिस बनाना है और बहुत सारे साइन एंड सिम्टम देख के आपको ये समझ नहीं लग रही कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रॉन्स डिसीज़ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन दोनों को कैसे मिक्सअप होने से रोकना है, इन दोनों की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं, लोकेशन, डेप्थ और हाई यील्ड नर्सिंग प्रायोरिटीज़ जो है इन दोनों डिसीजेस में आप कैसे रखोगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस से। जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है, अल्सरेटिव मतलब इसमें अल्सर्स होते होंगे और कोलॉन की इन्फ्लेमेशन है, तो इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं कोलाइटिस। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है, क्योंकि इसके नाम में है कोलाइटिस, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये कोलॉन में होता है। सबसे पहले ये लेफ्ट कोलॉन में जो है पार्ट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में स्टार्ट होगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा कोलॉन में, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है। और रेक्टम से स्टार्ट होके क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो सबसे पहले जो साइंस आएंगे वो आएगी लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगी। अब ये बहुत गहराई वाले अल्सर नहीं होते, इनकी डेप्थ जो होती है इट इज़ नॉट दैट डीप, ये म्यूकोजा और सब म्यूकोजा तक ही रहते हैं। अगर इनकी हम अपीयरेंस देखें तो बार बार इन्फ्लेमेशन होती है, क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन में तो जो म्यूकोजा होगा वो काफ़ी रेडनेस में होगा, वो काफ़ी इन्फ्लेम्ड होगा और उसमें से रह रह के ब्लीडिंग जो है वो होती रहती है। एक बात याद रखें, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है ये एक्जर्बेशन और रिमिशंस में आता है। रिमिशंस एंड एक्जर्बेशन मतलब रुक रुक के इसके अटैक होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिमिशन। और हर बार जब ये आता है तो काफ़ी भयानक फॉर्म में आता है, पहले से ज़्यादा बढ़ के आता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्जर्बेशन। तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो रिमिशंस और एक्जर्बेशन में आएगा आपको। तो क्लासिकल सिम्टम्स क्या होते हैं? पेशेंट को बार बार डायरिया होता है जिसमें म्यूकस होगा, पस होगा, ब्लड होगा, इसके साथ साथ अर्जेंसी होगी, यानी कि टाइम भी नहीं मिलेगा वॉशरूम तक जाने के लिए, इतना भयानक वाला डायरिया जो है वो होगा। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन होती है विच इज़ अंडरस्टूड, क्योंकि ये डिसीज स्टार्ट ही रेक्टम से होती है। वेट लॉस होगा, फिटीग होगा, फीवर जो है वो ड्यूरिंग द फ्लेयर्स होगा इस पेशेंट को। तो अगर हम यहीं पे बात करें क्रोन्स डिसीज़ की, तो क्रोन डिसीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि क्रोन डिसीज़ आपके पूरे के पूरे बॉवल में या पूरे के पूरे गट में ये कहीं पे भी हो सकता है। इट्स नॉट लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस कि ये रेक्टम से ही स्टार्ट होगा, ये पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं पे भी स्टार्ट हो सकता है। और ये ज़्यादातर जो इफेक्ट करता है वो करेगा टर्मिनल इलियम को और राइट कोलोन को। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होके लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ तक ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, और इवन पेरिनियल एरिया में भी ये आपको दिख सकता है। तो इसकी डेप्थ जो होती है वो थोड़ी डीप होती है एज कम्पेयर टू अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होगी थ्रू द इंटायर बॉवल वॉल। अब इसकी अपीयरेंस अगर देखें तो थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के आपको लेजन मिलेंगे, थोड़ा सा एरिया बीच में नॉर्मल मिलेगा, दूसरे एरिया में फिर से लेजन होगा, फिर से नॉर्मल एरिया होगा और फिर से लेजन जो है वो प्रेजेंट होगा। और इसमें स्ट्रिक्चर्स भी बन जाते हैं इंटेस्टाइन में और फिशर्स भी फॉर्म हो जाते हैं। तो इसके क्लासिकल सिम्टम्स में अगर देखें तो क्रॉनिक डायरिया होगा और ये नॉन ब्लडी हो सकता है। अब देखिए ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो डायरिया हो रहा था वो ब्लडी हो रहा था, जबकि क्रोन्स डिसीज में जो डायरिया हो रहा है वो नॉन ब्लडी है। स्टिटोरिया होगा, स्टिटोरिया का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ स्टूल पास होना। ये स्टिटोरिया हमें तब होता है जब हमारी बॉडी अच्छे से फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, तो मे बी उस वजह से स्टिटोरिया आपको पेशेंट में दिखता है। अब इसमें राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन होगा, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमने क्या देखा था, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में ज़्यादा पेन हो रहा था। इसमें पेशेंट वेट लॉस भी करता है और लो ग्रेड फीवर रहता है। अब इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। वो इसलिए क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है, अगर उसमें डिसीज़ है तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से परनीशियस एनीमिया इस पेशेंट को हो सकता है।
जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी पेशेंट को एनीमिया होता है, बट दैट इज प्राइमरली ड्यू टू द ब्लड लॉस ड्यूरिंग डायरिया। अब अगर लैब फाइंडिंग्स की बात करें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम लोग ऑब्वियसली पेशेंट का एचबी चेक करेंगे, हम सीरम फेरिटिन लेवल जो है वो चेक करेंगे, ये देखने के लिए कि हमारे पेशेंट को एनीमिया तो नहीं है। आप सीबीसी कर सकते हो, कंप्लीट ब्लड काउंट। और एक पैटर्न देखा गया है कि जब ये डिसीज फ्लेयर करती है अल्सरेटिव कोलाइटिस, उस टाइम पे सीआरपी एंड ईएसआर दोनों ही हाई होते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम क्रोन्स डिसीज की बात करें तो क्रोन्स डिसीज में इंफ्लेमेटरी मार्कर्स जो होंगे वो रेज होंगे, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी और लो एल्ब्यूमिन होगा, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपको हाइपर एल्ब्यूमिनिया मिल सकता है, राइट। तो ये इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसकी काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि टॉक्सिक मेगाकोलॉन हो सकता है विद कोलोनिक डायलिटेशन एंड सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी। इसके साथ साथ मैसिव हेमरेज और परफोरेशन रिस्क भी हो सकता है। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस को हम लोग ट्रीट ना करें तो परफोरेशन जो है वो पॉसिबल हो सकता है। इसके साथ साथ कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ इंक्रीज होता है। तो इस पेशेंट की हम लोग कोलोनोस्कोपी जो है वो कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अगर है तो कितना सीवियर है। इसके साथ साथ अगर हम क्रॉन्स डिसीज़ की बात करें तो इसमें फिस्टुलास बन सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस में, और इसके साथ साथ एब्सेस फॉर्मेशन हो जाता है और सीवियर पेरिनियल डिसीज़ भी हो सकती है। स्ट्रिक्चर्स पड़ सकते हैं इंटेस्टाइन के अंदर जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन, फैट सॉल्युबल विटामिन डेफिशिएंसी और ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क भी हो सकता है। अब इसके जो डायग्नोसिस होते हैं इनके, एक तो कोलोनोस्कोपी से डायग्नोसिस जो है वो सीधा सीधा हो जाएगा। कोलोनोस्कोपी करके बायोप्सी ले सकते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्रॉन्स डिसीज़ है या ये हो रहा है अल्सरेटिव कोलाइटिस, और क्या टॉक्सिक मेगाकोलॉन में हमारा पेशेंट जा रहा है, तो वो सब हमें कोलोनोस्कोपी से पता चल जाएगा। इसके साथ साथ अगर क्रोन्स डिसीज़ की बात करें तो उसमें अपर जीआई एंडोस्कोपी भी करनी होगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि क्रोन डिसीज़ पूरे के पूरे गट में कहीं पे भी अफेक्ट कर सकता है। इसके साथ साथ हम लोग जो हैं ड्यूरिंग द फ्लेयर्स कोई इन्फेक्शंस तो नहीं हो रही, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम डेफिशियल टेस्टिंग वगैरह जो है वो करेंगे, और कंप्लीट ब्लड काउंट हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, एचबी की वैल्यू हो गई, एल्ब्यूमिन की वैल्यू होगी, सीआरपी, ईएसआर, ये सारे लैब टेस्ट जो है वो उन दोनों में होते हैं। तो अब हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे और वो है कि डाइट क्या देनी है। देखिए जब भी अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, क्योंकि मैंने ये बताया कि एक्सर्वेशन और रिमिशंस में होता है, तो ड्यूरिंग द फ्लेयर अप, मतलब जब ये एक्चुअली डिसीज़ का अटैक आ चुका है, उस टाइम पे हमेशा लो फाइबर लो रेजिड्यू डाइट जो है वो देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पे फाइबर देंगे तो वो फाइबर जो है वो लिटरली आपके अल्सर को छील के निकल जाएंगे और फर्दर और भी ज़्यादा ब्लीडिंग जो है वो गट में होगी। सिमिलरली क्रोन्स डिसीज़ में जब फ्लेयर अप होता है तो लो रेजिड्यू लो फाइबर डाइट जो है वो दी जाती है। इसके साथ साथ दोनों ही कंडीशन में हम हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट जो है उसको इम्पॉर्टेंस देंगे। रीज़न, पेशेंट वेट लॉस कर रहा होता है तो इसलिए हम हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट देंगे। जो हाई प्रोटीन डाइट है वो हीलिंग में हेल्प करेगी, जबकि हाई कैलोरी डाइट जो है वो कैलोरी डेफिशिएंट को कवर करने में हेल्प करेगी। जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपका पेशेंट बहुत सारा ब्लड लूज करता है डायरिया के टाइम पे और एनीमिया में जा रहा है, तो हम ऐसी डाइट देंगे जो कि आयरन और फॉलिक एसिड रिच होगी। इसके साथ साथ विटामिन सप्लीमेंट्स जो हैं वो भी देने पड़ेंगे। लेकिन क्रोन्स डिसीज़ में क्योंकि नॉन ब्लडी डायरिया होता है तो यूजुअली पेशेंट जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में नहीं है, तो इस केस में विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स जो हैं वो भी देने बहुत ज़रूरी हैं, और ऐसी डाइट जो कि विटामिन B12 रिच हो वो भी देनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका पेशेंट परनीशियस एनीमिया में ना जाए। इसके साथ साथ कुछ टेक अवे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए अगर आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, जैसे कि नर्सिंग प्रायोरिटी। अगर आपका पेशेंट इन दोनों में से किसी डिसीज़ से भी आपके पास आता है तो उसको आपको ब्लीडिंग के लिए असेस करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि कितने फ्रीक्वेंटली स्टूल पास हो रहे हैं, उनका कलर क्या है, उनका वॉल्यूम क्या है। याद करें क्रोन्स डिसीज़ में स्टिटोरिया हो रहा था तो वहाँ पे वॉल्यूम देखना बहुत ज़रूरी है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में मेलेना हो रहा था तो वहाँ पे स्टूल का कलर देखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम पेशेंट के वाइटल्स देखेंगे, हाइड्रेशन स्टेटस देखेंगे, डेली वेट मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली इन द क्रोन्स डिसीज़। इसके साथ साथ हम लोग इलेक्ट्रोलाइट, हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हैं वो पता करेंगे, और स्किन केयर फॉर पेरिनियल इरिटेशन इन द केस ऑफ क्रोन्स डिसीज़, और पेन
करने के लिए हम लोग जो है पेन किलर्स पेशेंट को देंगे। और एक बात याद रखिए, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उस केस में पेशेंट की कोलोस्टमी भी हो सकती है। तो अगर पेशेंट की कोलोस्टमी हुई है तो ऑस्टमी साइट केयर, जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी, तो वो भी हम लोग देखेंगे कि कोलोस्टमी की केयर जो है इस पेशेंट में कैसे हो सकती है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं वो पेशेंट को दिए जाते हैं। तो हमने ये देखना है कि पेशेंट अपनी मेडिकेशन टाइम से ले रहा है, विटामिन सप्लीमेंट जो है वो टाइम से जा रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो एक प्रोफेशनल डाइटिशियन को पेशेंट को रेफर करना पड़ेगा, जो कि पूरा डाइट प्लान बनाएगी फॉर द पेशेंट विद द अल्सरेटिव डिसीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन डिजीज़। और इसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपके जीआई सिस्टम में बहुत सारा HCl प्रोड्यूस होता है, जो कि क्रॉन डिसीज़ को फर्दर फ्लेयर अप कर सकता है। तो एनक्लेक्स के लिए याद रखें कि अल्सरेटिव कोलाइटिस एक कंटिन्यूअस सुपरफिशियल डिसीज़ है, जो कि सिर्फ कोलोन और रेक्टम तक ही रहती है। इसमें ब्लडी डायरिया होता है और इसकी सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है टॉक्सिक मेगाकोलोन। जबकि क्रॉन डिसीज़ एक ट्रांसम्यूरल डिसीज़ है, इसमें स्किप लेजन्स होते हैं, यानी कि लेजन, नॉर्मल लेजन, और ये माउथ से लेके एनस तक कहीं भी हो सकती है। और इसकी सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं फिस्टुलास एंड स्ट्रिक्चर्स। स्टिटोरिया भी वन ऑफ द थिंग है जो इसमें आपको दिखेगी। कोलेक्टमी जो होती है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस को क्योर कर सकती है, लेकिन क्रोन डिसीज़ अगर कहीं पे भी है तो ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा गट निकाल देंगे, उसमें मेडिकल मैनेजमेंट ज़्यादा होती है। और सिवियर फॉर्म ऑफ ड्यूरिंग द सिवियरिटी ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस एब्डोमिनल डिस्टेंशन विद फीवर हो सकता है, और मैनेजमेंट ऑफ द टॉक्सिक मेगाकोलोन इज़ अ प्रायोरिटी। और ये क्रॉन डिसीज़ के केस में पेरिनियल ड्रेनेज जो है वो चेक करनी है, और पेरिनियल केयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने देखा क्रॉन डिसीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस यूँ तो देखने में काफ़ी सेम लगते हैं, लेकिन बहुत सारे डिफरेंस है इनमें। ये वीडियो को ना आप अपनी फीड में सेव कर लो, ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम हो उससे एक दिन पहले ये वीडियो सुन के ज़रूर जाना। हो सकता है आपके एनक्लेक्स में नेक्स्ट केस स्टडी अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन डिसीज़ के ऊपर ही हो, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और ऐसी ही यूज़फुल वीडियो के लिए नवकिरण नर्सिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।